नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल DOA स्टडी हम में। मैं पंकज साहब एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैकियावेली के बारे में। मैकियावेली के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से मैकियावेली ने अपने विचारों को व्यक्त किया, उन्होंने क्या क्या बातें रखी लोगों के बारे में, क्या क्या बातें उन्होंने रखी अपने किंग के बारे में, किस सिचुएशन में वो पले बढ़े, किन चीज़ों ने उनके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव डाला और किन कारणों से उनके जो विचार थे वो एकदम मॉडर्न थे, किन्होंने उनको पहली बार मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का फादर माना और किसने उनको पहली बार ये कहा कि ही इज़ अ चाइल्ड ऑफ हिज एरा। तो ये सब बातें हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में कवर की थी। तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास जो दोस्तों हमने अपनी ख़त्म की थी वो की थी 3 पार्ट्स ऑफ 26 चैप्टर्स। ये बात किसकी होती थी? द प्रिंस की। यानी कि मैकियावेली ने जो सबसे फेमस पुस्तक लिखी है उसका नाम है द प्रिंस। द प्रिंस जो है उसके 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट और कितने 26 चैप्टर्स हैं। ये मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस के बारे में हम लोगों ने बात की थी। 3 पार्ट क्या कहते हैं उनके? मोनार्की, आर्मी एंड पॉलिटिकल थॉट। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, इसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो मैकियावेली का एम था, जो उनका टारगेट था, वो मेनली क्या था, वो मेजरली क्या था। मैकियावेली का मानना ये था कि यदि इफ द किंग इज स्ट्रॉन्ग देन इटली विल ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग बाय डिफॉल्ट। यदि इटली का राजा स्ट्रांग होगा तो इटली तो अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो इटली को स्ट्रांग करने के लिए हमें कुछ अलग से मेहनत तो करने की जरूरत है नहीं, है ना। तो वो चाहते थे कि हमारा जो किंग है वो स्ट्रांग हो। अब किंग स्ट्रांग कैसे होगा? तो उन्होंने 2 बातें रखी थी। क्या क्या बातें थी? कि किंग शुड बी ब्रेव लाइक अ लायन एंड शुड बी क्लेवर लाइक अ फॉक्स। ये बात उन्होंने अपनी रखी थी। ठीक है दोस्तों, तो उन्हीं बातों को हम लोग आगे बढ़ते हुए चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। तो इनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले लिवी के बारे में। लिवी क्या थे? लिवी वॉज एन हिस्टोरियन। लिवी कौन थे? ये एक हिस्टोरियन थे। ये देखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है लिवी का टॉपिक, इसको समझना पड़ेगा क्योंकि लिवी पे से आपका 1 या 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ जाते हैं। मतलब मैक्सिमम है कि लिवी के ऊपर से आपका 1 ना 1 क्वेश्चन आता जरूर है। लिवी अपने समय पे एक हिस्टोरियन थे जिनके बारे में बहुत सी बातें कही हैं। किसने? इनके बारे में बहुत सी बातें मैकियावेली ने अपनी तरफ से करी हैं। लिवी को उन्होंने बहुत गंभीरता से अध्ययन किया, बहुत स्टडी किया उन्होंने लिवी के बारे में, और लिवी के विचारों को उन्होंने आगे भी बढ़ाया और उनके विचारों पर उन्होंने अपना रिसर्च भी किया। तो लिवी के बारे में 2-3 चीजें आप जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने बोल दिया, लिवी कौन थे? लिवी वॉज अ हिस्टोरियन। ये एक इतिहासकार थे। इनके इतिहास को पढ़ने के बाद ही मैकियावेली अपने विचारों को आगे लेके जाते थे। तो देखिए, लिवी के बारे में कह देते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करते हैं। हिस्टोरियन नहीं दोस्तों, एंशिएंट हिस्टोरियन। एक तो हिस्टोरियन का मतलब हो गया इतिहासकार और एंशिएंट हिस्टोरियन का मतलब हो गया बहुत प्राचीन इतिहासकार थे। यानी कि वो उनको कभी मैकियावेली ने देखा नहीं था, उनके सिर्फ विचारों को पढ़ा था। वो बहुत प्राचीन काल में इटली और यूरोप साइड के इतिहासकार थे। उनके विचारों को पढ़ने से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनके विचार के ऊपर एक डिस्कोर्सेज लिखा, राइट, जो उनकी दूसरी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। उसका नाम आप एक बार लिख लीजिए, डिस्कोर्सेज। Discourses on the first 10 books of Livy। इस बात को आप समझिए। देखिए, लिवी एक एंशिएंट इतिहासकार थे जिन्होंने यूरोप और इटली पर बहुत सारी बातें रखी। उनकी बातों को कंटिन्यू लिखते हुए मैकियावेली ने उनको 10, उनकी जो पहली 10 रचनाएं थी उनके ऊपर उन्होंने एक
संपूर्ण रचना लिखी जिसका नाम उन्होंने लिखा डिस्कोर्सेज। डिस्कोर्सेज का मतलब क्या हो गया कि संपूर्ण ज्ञान। मैंने 10 किताबें लिखी, उन 10 किताबों में मैं जिन बातों को कहना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, उन बातों का निचोड़ मैंने एक किताब में लिख दिया। सबका निचोड़ मैंने क्या किया, एक किताब में लिख दिया। तो उन्होंने लिवी की जो किताबें थी, उनका जो रचनाएं थी, उनको उन्होंने अपनी 10 बुक्स के अंदर सिमेटा। ठीक है, तो डिस्कोर्सेज ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ लिवी किसने लिखी थी? मैकियावेली ने लिखी थी। मैकियावेली के बारे में एक नई बात जो हम जानेंगे वो ये है कि मैकियावेली एक ऐसे विचारक थे, मैकियावेली एक्सपीरियंस्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स। बाय ओन। देखिए इस बात को समझिए कि मैकियावेली ने अपने संपूर्ण कार्यकाल में इटली के अंदर से उन्होंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट को खुद से एक्सपीरियंस किया। किसी और के एक्सपीरियंस पे उन्होंने अपनी पुस्तकें नहीं लिखी, किसी और के एक्सपीरियंस पे उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त नहीं किया, किसी और के एक्सपीरियंस को उन्होंने द प्रिंस में या डिस्कोर्सेज में नहीं लिखा। उन्होंने सिर्फ उन्हीं बातों को साझा किया, सिर्फ उन्हीं बातों पर फोकस किया जिन बातों पर उन्होंने खुद से, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, जिन बातों पर उन्होंने खुद से फील किया है, खुद से जिसको उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उन बातों को उन्होंने कंटिन्यू किया, उन बातों को ही उन्होंने शेयर किया सबके साथ। तो यहां तक की बात आपको क्लियर है? ठीक है। इस बीच में एक क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। ये क्वेश्चन आपको क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि मैकियावेली का एम क्या था? एम क्या था मैकियावेली का? जल्दी से बताइए। एम था टू गेट स्ट्रॉन्ग इटली, टू गेट स्ट्रॉन्ग इटली। क्लियर है यहां तक की बात? ओके। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं कि हु सेड ही इज द चाइल्ड ऑफ हिज एरा? हु सेड? प्रोफेसर डनिंग। प्रोफेसर डनिंग ने क्या कहा था? ही इज अ चाइल्ड ऑफ हिज एरा। ठीक है ना। अब आप इनकी एक बात को समझिए कि एम क्या मैंने बताया, टू गेट स्ट्रॉन्ग इटली। उनका जो मकसद था वो ये था कि जो इटली है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर हो जाए, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। तो इटली को लेके जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। वो प्रॉब्लम थी ये, क्या थी प्रॉब्लम? कि इटली जो था उसके 5 डिवीजन थे। क्लियर है? अब एकता में शक्ति, हम सब लोग जानते हैं कि जब आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके घर परिवार में 5 व्यक्ति हैं और पांचों आपस में झगड़े कर रहे हैं, कलेश कर रहे हैं, या आपस में जिनकी नहीं बनती, राइट, तो सामने वाली पार्टी को तो जो भी गली मोहल्ले में जिनसे आपकी नहीं बनती होगी वो तो वैसे ही आपसे देख के खुश हो रहे होंगे, चलो ठीक है इनमें आपस में नहीं बन रही, जो चाहो वो करो, फूट डालो, शासन करो। उस नीति को, उस पॉलिसी को हर एक कोई फॉलो कर सकता है ना। तो यहाँ पे वो इटली को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, बट प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी इटली के 5 डिवीजन। ठीक है। इन 5 का मतलब ही इटली है। जैसे इंडिया का मतलब क्या है? वी हैव 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरी। अब तो 8 यूनियन टेरिटरी हो गई है, राइट। तो इन सबसे मिलके हमारा एक कंट्री बना है इंडिया। उसी प्रकार से इन 5 पार्ट से मिलके क्या बना था? इटली। ये 5 पार्ट कौन से थे? नेपल्स, मिलान, फ्लोरेंस, रोमन चर्च एंड वेनिस। फ्लोरेंस का तो मैकियावेली खुद ही रहने वाले थे, वो खुद ही फ्लोरेंस से बिलोंग करते थे। क्लियर है? तो मैकियावेली खुद फ्लोरेंस से बिलोंग करते थे। और मैकियावेली का मेन वो क्या था? ऑब्जेक्ट, मेन एम क्या था? ही जस्ट वांट टू गेट यूनाइटेड द इटली। वो चाहते थे कि इटली जो है वो स्ट्रॉन्ग बने, इटली जो है वो यूनाइटेड हो। उसके लिए क्या जरूरी था कि ये जो 5 पार्ट थे, जो हमने 5 पार्ट यहाँ पर लिख रखे हैं, ये पांचों के पांचों पार्ट जो थे ये आपस में ही फाइट करते रहते थे। अब ये जो 5 जो स्टेट हमने जो पार्ट लिखे हैं वो आपस में फाइट कर रहे हैं, उसका फायदा कौन उठा रहा था? ब्रिटेन एंड फ्रांस। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ब्रिटेन एंड फ्रांस वाज द पावरफुल स्टेट ऑफ द यूरोप, राइट। एंड टोटली चर्च, मैंने चर्च लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया? पोप। चर्च का मतलब क्या होगा? पोप। पोप कंट्रोल द ब्रिटेन एंड फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस को कौन कंट्रोल कर रहा था? पोप कंट्रोल कर रहा था, चर्च कंट्रोल कर रही थी। तो कहीं ना कहीं चर्च या पोप जो है वो मिलकर एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे इटली को, और कर भी रहे थे। और इस एक्सप्लॉइटेशन का फर्क क्या पड़ा? इस एक्सप्लॉइटेशन का फर्क पड़ा फ्लोरेंस। फ्लोरेंस जहां के रहने वाले ही मैकियावेली थे,
जहाँ के रहने वाले कौन थे? मैकेवली। फ्लोरेंस जो था इन आपस की लड़ाई में फ्लोरेंस किसके अंडर आ गया? फ्रांस। फ्रांस ने क्या किया? फ्लोरेंस पे कब्जा कर लिया, अपना एकाधिकार उसने फ्लोरेंस पे जमा दिया। वहीं से विचार बनना स्टार्ट होते हैं मैकेवली के। तो मैकेवली इस युग को पुनर्जागरण का युग नहीं कहते, वो इसको डार्क एज कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस इज द डार्क एज, क्योंकि मैकेवली वाज द रीजन बिहाइंड द पुनर्जागरण, रेनेसांस, है ना। जो मैकेवली थे वही तो रेनेसांस के जिम्मेदार थे, उन्होंने तो पुनर्जागरण को स्टार्ट किया था। तो ये युग पुनर्जागरण का नहीं था, ये युग किसका था? ये डार्क एज थी। और पुनर्जागरण किसने स्टार्ट किया? यहाँ पे मैकेवली ने स्टार्ट किया। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई कि इटली जो था उसके 5 डिवीजन थे, 500 पार्ट आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। जिसका फायदा कौन उठाता था? जिसका फायदा उठाता था चर्च, पोप या ब्रिटेन और फ्रांस के थ्रू, है ना। तो मैकेवली चाहते थे इन 500 को यूनाइटेड किया जाए और एक स्ट्रॉन्ग इटली को नींव रखी जाए। क्लियर है? लेकिन हुआ क्या कि फ्लोरेंस को कब्जा कर लिया किसने? फ्रांस ने फ्लोरेंस के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। और किसके अंडर था? फ्रांस या ब्रिटेन? फ्रांस और ब्रिटेन अंडर थे किसके? चर्च के। चर्च के यानी कि पोप के। क्लियर है यहां तक? ओके। यहां पे एक चीज आपको लिखनी है कि रिलीजन का मतलब आप लोग समझते हैं, रिलीजन का मतलब धर्म नहीं होता पॉलिटिकल की लैंग्वेज में। रिलीजन का हिंदी अर्थ धर्म होता है, लेकिन इसका मतलब धर्म नहीं होता। रिलीजन का मतलब क्या होता है? फिर से बांधना। क्या मतलब हुआ इसका? फिर से बांधना। रिलीजन का मतलब है फिर से बांधना। तो इसके बारे में आप लिखिए, रिलीजन इज बेस्ड ऑन गॉड religion is based on God in the ancient Italy. In the ancient Italy, the people की बात कर रहा हूं तो ये सारे के सारे इटली पीपल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। द पीपल वॉज ब्लाइंड behind the church. या पॉप। देखिए, रिलीजन का मतलब समझिए। रिलीजन का हिंदी का अर्थ होता है धर्म, हिंदी में इसका मतलब होता है धर्म, परंतु इसका अर्थ धर्म या धार्मिक नहीं होता। इसका अर्थ होता है फिर से बांधना। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक पुस्तक है धर्मशास्त्र, इस पर वापस एक हमारा टॉपिक है। जब हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है धर्मशास्त्र, ठीक है। तो धर्मशास्त्र जो है इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं। एक तो हो गया रिलीजियस टेक्स्ट और एक हो गया धर्म शास्त्र। ए, बी, बोथ या नन। क्या ऑप्शन देंगे इसमें से आप कि व्हाट इज धर्मशास्त्र? धर्मशास्त्र को आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? रिलीजियस टेक्स्ट लिखेंगे या धर्मशास्त्र को आप धर्मशास्त्र से लिखेंगे? दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही गलत हैं। हो सकता है इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपका आ जाए, राइट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हमारा वो है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र इज नॉट अ रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि यदि ये धर्म है, अगर ये धर्म है तो ये रिलीजन है। समझे आप मेरी बात? धर्म एक बहुत बड़ी चीज है, रिलीजन वो चीज नहीं है, ठीक है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र रिलीजन है, महाभारत रिलीजन है, गीता ये सब रिलीजन है, रामायण रिलीजन है, लेकिन धर्म इन सबसे बहुत बड़ा है। तो धर्मशास्त्र इज अ डिफरेंट थिंग। धर्मशास्त्र इज नॉट एनी रिलीजियस टेक्स्ट, धर्मशास्त्र इज धर्मशास्त्र, दैट्स इट। ओके, वापस से चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो रिलीजियस का मतलब होता है फिर से बांधना। तो रिलीजियस इन द इटली रिलीजियस बेस्ड
ऑन गॉड। इटली में उस समय रिलीजियस का मतलब गॉड होता था, भगवान होता था। और इन द एंशिएंट इटली द पीपल वाज ब्लाइंड बिहाइंड द चर्च। प्राचीन इटली के अंदर जो व्यक्ति थे, जो वहाँ की जनता थी, जो वहाँ की जनसंख्या थी, वो अंधे थे धर्म के पीछे। धर्म यानी कि चर्च, पॉप के पीछे वो अंधे थे। जो पॉप ने आदेश दे दिया उसको उन्होंने बस पूरा करना है, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो, उससे उनको कोई भी लेना देना नहीं था। ठीक है दोस्तों, इसी वजह से दिस इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन, दिस इज द रीजन कि द एज ऑफ द सेम टाइम is also known as dark age। यही एक कारण था कि इस समय को एक डार्क एज भी कहा गया था, एक अंधकार युग भी कहा गया था। ठीक है ना। इस डार्क एज से निकलने के लिए मैकियावेली गिव हिज ऑल थॉट्स to bring out the people from dark age। Machiavelli gave his all thoughts to bring out the people from dark age, so his thoughts bring renaissance। ओके, बात को समझिए। देखिए मैंने यहाँ पे आपको दो बातें समझाई है। पहली बात कि द एज ऑफ द सेम टाइम इज ऑल्सो नोन एज डार्क एज, कि ये जो समय था, कौन सा समय था, मैं किस समय की बात कर रहा हूँ, मैं इस समय की बात कर रहा हूँ, कुछ समय की जहाँ पे पीपल वॉज ब्लाइंड बिहाइंड द चर्च, जहाँ पे लोग धर्म के नाम पर चर्च के पीछे एकदम पागल थे और उसके अलावा उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था। मैं उस समय की बात करता हूँ। उस समय को मैकियावेली ने क्या कहा? मैकियावेली ने कहा द एज ऑफ द सेम टाइम इज नोन एज अ डार्क एज। हु सेड? मैकियावेली सेड the age of the same time is known as dark age। so Machiavelli give his all thoughts to bring out the people from dark age, so his thoughts bring the renaissance। तो यहाँ पे मैकियावेली ने क्या किया? मैकियावेली ने अपने थॉट्स रखे, अपने विचार रखे। अपने विचार किस लिए रखे? कि लोगों को यहाँ से डार्क एज से बाहर निकाला जाए। और बाहर निकालने की जो उसकी प्रक्रिया थी, जो उसके विचार थे, जहाँ पर लोगों को वो डार्क एज, अंधकार के युग से बाहर निकालना चाह रहा था, उसी प्रोसेस को पुनर्जागरण का नाम दिया गया। पुनर्जागरण कोई सो के उठना नहीं था। पुनर्जागरण एक विचारों के द्वारा लाए हुए क्रांति थी जो मैकियावेली ने उस समय पे किया था। उम्मीद कर रहा हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है। तो मैकियावेली वाज इफेक्टेड बाय डार्क एज एंड द थॉट ऑफ मैकियावेली इज इफेक्टेड बाय रेनेसांस, यानी कि पुनर्जागरण। जो मैकियावेली के विचार हैं वो पुनर्जागरण को इफेक्ट करते हैं। और मैकियावेली खुद कहां से इफेक्टेड थे? डार्क एज से इफेक्टेड थे। ओके, अब बात करते हैं हम पावरफुल किंगडम। उस टाइम पे कौन कौन थे? पावरफुल किंगडम सिर्फ दो ही थे। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। कौन कौन से थे? ब्रिटेन, दूसरा फ्रांस। ब्रिटेन एंड फ्रांस दोनों किसके अंडर थे? अंडर द चर्च। तो चर्च के पोप इनको क्या करता था? पोप इनको ऑर्डर देता था। ऑर्डर किसी का? एक्सप्लॉइट करने का सभी राज्यों को, और उनको अपने मनमाने तरीके से चलाने का। यहाँ पे चर्च और पोप पूरी तरीके से अपना कंट्रोल चाहते थे एंटायर यूरोप के ऊपर। पूरा यूरोप जो है वो हमारे अकॉर्डिंग चले, यानी कि चर्च के अकॉर्डिंग चले। तो चर्च के अंडर दो बहुत बड़े किंगडम थे, ब्रिटेन था और फ्रांस था।
चर्च के ऑर्डर होते थे तो ये बाकी के यूरोप के कंट्रीज को जाकर दुखी करते थे और दुखी करने के बाद उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयत्न करते थे, कोशिश करते थे। ओके, इसी चक्कर में जो मैकियावेली की पुस्तक है द प्रिंस, वो एक्सप्लेन करती है पावरफुल किंगडम को, है ना। तो द प्रिंस का अगर मैं एक ऑब्जेक्ट लिख दूं, द प्रिंस एक्सप्लेन पावरफुल किंगडम, द प्रिंस जो है वो पावरफुल किंगडम को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। ओके, और मैकियावेली क्या चाहता था? मैकियावेली विश टू यूनाइटेड इटली। यहां तक की बात क्लियर है आपको, ठीक है। ओके, विद द फोर्स ऑफ पोप, यहां पे क्या होता है? विद द फोर्स ऑफ पोप फ्रांस जो है वो कंट्रोल कर लेता है किसके ऊपर? फ्लोरेंस के ऊपर। विद द फोर्स ऑफ पोप यानी कि चर्च, फ्रांस कैप्चर्ड द इटली। देखिए डार्क एज का समय चल ही रहा था उसी टाइम पे क्या होता है कि फ्रांस जो है वो कैप्चर कर लेता है, सॉरी इटली नहीं, कैप्चर कर लेता है किसको? इटली तो उस टाइम पे कुछ था ही नहीं, क्योंकि इटली को बनाने की तो कोशिश हो ही रही थी। कैप्चर्ड फ्लोरेंस विच इज द पार्ट ऑफ इटली एट द टाइम, ठीक है। तो फ्रांस क्या करता है? विद द फोर्स ऑफ पोप फ्रांस कैप्चर द फ्लोरेंस, फ्लोरेंस वाज द पार्ट ऑफ इटली। ओके, उसके बाद आप समझिए कि जब वो फ्लोरेंस को कैप्चर करता है, राइट, तो उसका जगह जगह पर विरोध होता है। लॉट्स ऑफ सिविलियंस opposed the France for the same। क्लियर है यहां तक की बात? फॉर द सेम। उसके बाद आप पहले तो इस बात को समझिए, फ्लोरेंस किसके अंडर आ गया? फ्लोरेंस आ गया फ्रांस के अंडर में। क्यों आ गया फ्रांस के अंडर में? क्योंकि ऐसा करने के लिए उसको चर्च ने कहा, पोप ने कहा कि आप इसको कंट्रोल कीजिए और अपने अकॉर्डिंगली इसको चलाइए, यानी कि हमारे विचारधाराओं से अलग ना जाए फ्लोरेंस। क्यों था ऐसा? क्योंकि फ्लोरेंस के अंदर पुनर्जागरण आरंभ हो चुका था, मैकियावेली के विचार वहीं से स्टार्ट हुआ था, फ्लोरेंस से, है ना। तो इस चक्कर में उन्होंने इसका विरोध किया चर्च ने, और फ्रांस के थ्रू फ्लोरेंस को अपने अधीन करा लिया। इसका विरोध पूरे तरीके से पूरे के पूरे फ्लोरेंस में हुआ, फ्लोरेंस के सहित इटली के बाकी राज्यों में भी इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। अब विरोध को दबाना भी जरूरी था, हिंदुस्तान के अंदर भी समय समय पर विरोध होते हैं, कभी गांधी जी ने किया, कभी अन्ना हजारे ने किया, कभी केजरीवाल जी ने किया, तो कभी कोई कर रहा है, और हर एक विरोध का अपना एक नया रिजल्ट निकल के आता है। तो जिस समय पर ये सारा किया, जिस समय पर ये सारी घटनाएं इटली के अंदर या फ्लोरेंस के अंदर हो रही थी, उसी समय पर इसका विरोध भी साथ साथ हो रहा था। तो यहाँ पे विरोध क्या होता है? लॉट ऑफ सिविलियंस अपोज द फ्रांस फॉर द सेम। उन्होंने फ्रांस को बहुत ज्यादा अपोज किया सेम चीज के लिए कि आप हमें इस तरीके से कंट्रोल में नहीं कर सकते। ओके, अब उसके बाद क्या होता है? एक नाम लिखिए, सैवोनारोला। ओके, ये मैंने एक नाम लिखा है आपके स्क्रीन पर, सैवोनारोला। ये उस समय के एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। कौन थे? उस समय के क्रांतिकारी व्यक्ति। इन्होंने फ्लोरेंस के ऊपर फ्रांस के द्वारा किए गए कब्जे का, किए गए आधिपत्य का खुलकर विरोध किया, राइट। तो सैवोनारोला ओपनली अपोज्ड फ्रांस। उन्होंने ओपनली फ्रांस को अपोज किया। सैवोनारोला ओपनली अपोज फ्रांस कि आप हमारे ऊपर इस तरीके से अपना आधिपत्य जमा नहीं सकते, आप इस तरह से हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। ये उन्होंने
फ्रांस का विरोध किया और नतीजा क्या निकलता है, देखिए यहां से सारा का सारा खेल बदल जाता है इटली का। इसका नतीजा क्या निकलता है, इसका नतीजा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि फ्रांस गिव हिम का मतलब क्या हो गया, सेनारोला। फ्रांस गिव हिम डेथ सेंटेंस। फ्रांस ने उनको डेथ सेंटेंस डिक्लेयर किया, सुनाया, यानी कि उनको एक मौत की सजा सुना दी, राइट। अब मौत की सजा के तरीके भी अलग अलग थे, तो फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने सेवानारोला को जिंदा जलवा दिया सबके सामने। क्या किया, जिंदा जलाया गया। क्यों, क्योंकि ये विरोध कर रहे थे किसका, ये विरोध कर रहे थे पोप का, ये विरोध कर रहे थे चर्च का, ये विरोध कर रहे थे फ्रांस का। किस बात पर, कि फ्रांस इस तरीके से हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। इस चीज का विरोध करने के लिए इनको मौत की सजा से गुजरना पड़ा और इनको बड़े समाज में सभी लोगों के सामने बीच चौराहे पर जिंदा भी जलाया गया। यहां से जो मैकियावेली के विचार थे वो और ज्यादा क्रांतिकारी हो गए। मैकियावेली को लोगों का और ज्यादा समर्थन मिलने लग गया। क्यों मिलने लग गया, क्योंकि लोगों ने देखा कि अगर कोई इनका विरोध करेगा तो ये तो उनको मार देंगे। इस तरीके से मैकियावेली के विचारों को एक नई ऊर्जा मिली, एक नई एनर्जी मिली, जो मैकियावेली चाहते थे। यहां तक की बात क्लियर होती है। ओके, अब कुछ चीजें, जैसे मैं मैकियावेली के बारे में अगर आपको बताऊं तो ही वॉज वेरी नेगेटिव फॉर ह्यूमन नेचर। मैं मैकियावेली की बात कर रहा हूं। ही वॉज वेरी नेगेटिव फॉर ह्यूमन नेचर। क्यों था इतना नेगेटिव, मैं आपको बताऊंगा। For human nature, he was very negative for religion, या ये भी कह सकते हैं he was very negative for church या पोप, ये भी इसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। he wish a strong king. He wished a strong king. Why he wished a strong king? Because he said कि if the king is strong, if the king is strong, then Italy will automatically become the strong. ये उनका मानना था, यदि राजा हमारा शक्तिशाली होगा तो हमारा देश जो है वो ऑटोमेटिकली शक्तिशाली हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक की बात। इसी वजह से राजा के लिए कहते हैं कि the king should respect the religion but should not follow the religion। ठीक है, मैकियावेली ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी। क्या, मैकियावेली said the king should respect the all religion but he should not follow the religion। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो यहाँ पे मैंने मैकियावेली के बारे में आपको 3-4 बातें बताई। मैकियावेली के बारे में मैंने यहाँ पे आपको 3-4 बातें बताई। क्या, कि मैकियावेली वाज वेरी नेगेटिव फॉर द ह्यूमन नेचर। नेगेटिव क्यों था मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, इवन साथ साथ इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों वो मैकियावेली नेगेटिव बोलते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि व्यक्ति को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, मतलब इंसान को देश से कोई भी लेना देना नहीं है, राष्ट्रभक्ति देशभक्ति नाम की चीज नहीं है। द मैन ओनली वांट ओनली वन थिंग, द मैन वांट ओनली वन थिंग, दैट इज मैन इज ग्रीडी। मैकियावेली का कहना था ये, द मैन इज ग्रीडी सो ही जस्ट वांट टू प्रोटेक्ट his what? Property।
मैन बहुत लालची है, व्यक्ति बहुत लालची है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का मतलब है और उसको किसी भी चीज से कोई भी लेना देना नहीं है। द मैन इज वेरी ग्रीडी सो ही जस्ट वांट टू प्रोटेक्ट हिज प्रॉपर्टी। फिर एक बात वो कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये कई बार आई हुई है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। मैन कैन फॉरगेट द डेथ of his father, but he can't forget the loss of his property। देखिए समझिएगा बात को। मैकियावेली कहते हैं ना, मैन वॉज वेरी नेगेटिव फॉर द ह्यूमन नेचर। क्यों? इसलिए क्योंकि मैन इज वेरी ग्रीडी, व्यक्ति जो है उसको बहुत लालची है, उसको देश से, इटली से, फ्लोरेंस से, इटली के अलग हिस्सों से कोई भी किसी प्रकार का कैसा भी प्यार नहीं है। व्यक्ति इतना लालची है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसके लिए वो भला और उसकी प्रॉपर्टी भली। इसलिए वो कहते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा गया ये वाला, कि मैन कैन फॉरगेट द डेथ ऑफ हिज फादर। व्यक्ति एक क्षण के लिए अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, बट ही कैन नॉट नेवर एवर फॉरगेट हिज प्रॉपर्टी, परंतु वो कभी भी और किसी भी सिचुएशन में अपनी प्रॉपर्टी के नुकसान को नहीं भूलेगा। इसीलिए मैकियावेली कहते हैं, सो द किंग शुड प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी। क्यों? वो कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो उससे प्रॉपर्टी के लिए, व्यक्ति राजा का साथ तभी देगा जब राजा उसकी प्रॉपर्टी को सपोर्ट कर रहा होगा। तो राजा को उसने क्या करते हुए बोला कि किंग शुड प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द मैन, यानी कि सभी लोगों की प्रॉपर्टी को उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। एक बात साथ साथ और, किंग, ये देखिए बहुत अच्छी बात उन्होंने यहां पे कही है, किंग शुड रेस्पेक्ट द फीमेल्स। वो एक बात और बोलते हैं कि राजा को महिलाओं की इज्जत भी करनी चाहिए। राजा है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वव्यापी है, एकलौता पावरफुल व्यक्ति है। इट डजंट मीन कि ही कैन डिसरेस्पेक्ट द वुमेन्स, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको 3-4 बातें समझाई। सबसे पहले मैकियावेली, ही वॉज वेरी नेगेटिव फॉर द ह्यूमन नेचर। क्यों है ये नेगेटिव ह्यूमन नेचर के लिए? क्योंकि मैन इज वेरी ग्रीडी एंड ही जस्ट वांट टू प्रोटेक्ट हिज प्रॉपर्टी। क्योंकि द मैन कैन फॉरगेट द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने पिता की मृत्यु को भूल जाएगा, बट अपनी प्रॉपर्टी के नुकसान को नहीं भूलेगा। इसलिए उसने नेगेटिव अपना एक नेचर बताया है मनुष्य के लिए। दूसरा बात करते हैं, ही वॉज वेरी नेगेटिव फॉर रिलीजन। इतनी देर से हम यही बात समझ रहे थे कि धर्म को लेके क्यों वो नेगेटिव है, लेकिन वो यूं कहते हैं मैकियावेली कि राजा जो है, ही शुड रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, उसको हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए, बट ही शुड नॉट फॉलो एनी ऑफ द रिलीजन, बट किसी धर्म को फॉलो ना करे। क्योंकि यदि वो धर्म को फॉलो करेगा तो कहीं ना कहीं वो सुपरस्टिशंस में बंध कर रह जाएगा, अंधविश्वासों में बंध कर रह जाएगा। इसलिए राजा के लिए जरूरी है कि वो धर्म जैसी चीजों से अपने आप को दूर रखे। क्लियर है यहाँ तक की बात? चर्च पोप हो गया, ही विश टू स्ट्रॉन्ग किंग, वो एक शक्तिशाली राजा चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? इफ द किंग इज स्ट्रॉन्ग देन इटली विल ऑटोमेटिकली द स्ट्रॉन्ग। यदि राजा पावरफुल है, शक्तिशाली है, तो इटली तो ऑटोमेटिकली शक्तिशाली हो जाएगा। द किंग शुड रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन बट ही शुड नॉट फॉलो एनी ऑफ द रिलीजन। राजा को हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए, परंतु किसी धर्म को फॉलो करने के चक्कर में वो ना पड़े। ये बात हम समझ गए थे। उसके बाद वो कहते हैं मैन कैन फॉरगेट, इसके बाद कैन नॉट फॉरगेट हिज प्रॉपर्टी, सो द किंग शुड प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी। क्योंकि मनुष्य जो है वो अपनी प्रॉपर्टी के नुकसान को नहीं झेल सकता, इसलिए राजा का परम कर्तव्य है कि वो उसकी प्रॉपर्टी की रक्षा करे और अपने राज्य को शक्तिशाली बनाए। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि राजा महिलाओं की इज्जत करे, यानी कि महिलाओं को उन्होंने रेस्पेक्टफुल नजरिए से देखने की बात करी है। ओके,
मैन को क्या बताया है? मैन ग्रीडी, क्वेश्चन आपका ये आया हुआ है, ठीक है। सेल्फिश एंड वीक, ये क्वेश्चन आपका आया है। द मैन इज ग्रीडी, सेल्फिश, वीक, सेड बाय मैकियावेली। व्यक्ति कमजोर है, स्वार्थी है और लालची है, ये बात किसने मानी व्यक्ति के बारे में? ये मैकियावेली ने व्यक्ति के बारे में ये वाली बातें कही हैं, ठीक है। ह्यूमन जस्ट वांट टू प्रोटेक्ट हिज प्रॉपर्टी, ये सब बातें हम लोग समझ चुके हैं, कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है, हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, मैकियावेली ओपनली एक बात को रखता है, वो कहता है किंग should get his own and permanent rent। वो कहता है कि राजा को अपनी स्थायी सेना का विकास करना चाहिए, अपनी परमानेंट आर्मी का विकास करना चाहिए, उसको भाड़े की सेना से बाहर आ जाना चाहिए। क्यों? भाड़े की सेना का क्या है? भाड़े की सेना को जब तक आप सैलरी दे रहे हैं तब तक वो आपके साथ हैं। अगर सामने वाले पक्ष ने पैसा अधिक दे दिया, सैलरी अधिक दे दी, तो जो सेना है वो आपके साथ एक विश्वासघात भी कर सकती है। इसलिए वो कहते हैं कि किंग शुड गेट हिज ओन एंड परमानेंट आर्मी, कि राजा को चाहिए कि वो अपनी स्वयं की और एक स्थायी सेना रखे। इससे क्या होगा? इससे एक नेशनलिज्म को जन्म मिलेगा। क्या कहते हैं वो? कि किंग शुड गेट हिज ओन एंड परमानेंट आर्मी रेदर देन रेंट। क्यों? बिकॉज इफ ही डू सो देन नेशनलिज्म विल ग्रो ऑटोमेटिकली। इससे क्या होगा? एक राष्ट्रवाद की शुरुआत हो जाएगी, जिसकी बहुत ज्यादा इटली के अंदर तो जिसकी कम से कम बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। वो कहते हैं किंग शुड protect himself from unnecessary advice। राजा स्वयं को बेमतलब की एडवाइस से बचा कर रखे, बेमतलब की एडवाइस लोगों से ना ले, ना ही उनके चक्कर में पड़े और ना ही उनको बेमतलब में सुने। जितना वो लोगों से एक सलाह के रूप में दूरी बना के रखेगा, उतना ही लोग उसको ज्यादा से ज्यादा रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये सब बातें हैं जो किंग के बारे में मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में कही है। एक बात उसने ये भी कही है, किंग शुड नेवर अटैक ऑन वुमेन्स एंड चिल्ड्रन, कि जब भी राजा किसी दूसरे देश पर अटैक करता है तो राजा को चाहिए कि वो बचे। किससे बचे? कि महिलाओं पर और बच्चों पर आक्रमण करने से, प्रहार करने से अपने आप को बचा के रखे। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैकियावेली ने अपने राजा के बारे में उस समय पर कही हैं, ठीक है। उसके बाद मैकियावेली was the first thinker, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मैकियावेली was the first thinker who separated religion from पॉलिटिक्स।
मैकियावेली पहले वो विचारक हैं जिन्होंने राजनीति को धर्म से अलग कर कर अपनी बात कही है। क्लियर दोस्तों। उसके बाद मैकियावेली नेवर अपोज द रिलीजन, ही जस्ट अपोज द चर्च। ये बात एक और आखिरी बात है जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैकियावेली नेवर अपोज द रिलीजन। यहाँ पर रिलीजन का मतलब सभी धर्मों की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें कैथलिक, जिसमें क्रिश्चियन धर्म भी इंक्लूड है, ठीक है। ही नेवर अपोज द रिलीजन, ही जस्ट अपोज्ड चर्च। समझिए इस बात को। वो कहता है कि मैकियावेली कभी जो है वो धर्म की बुराइयां नहीं कर रहे, ठीक है, वो किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ चर्च को अपोज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चर्च के कारनामे कुछ ऐसे थे जिसके कारण फ्रांस जैसे देशों ने फ्लोरेंस जैसे शहर के ऊपर कब्जा कर कर बहुत से लोगों को मौत के घाट पे उतार दिया और उनकी आवाज को दबाने का प्रयत्न भी किया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारी की सारी बातें थी जो मैकियावेली ने करी है। द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली, ठीक है, द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली। उसके बाद रिटन बाय बर्लिन, ठीक है, द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली रिटन बाय बर्लिन। दूसरी है एथिक्स फॉर द पब्लिक नॉट फॉर द, दूसरी एक दूसरी बात वो करता है, द एथिक्स is only for public not for king। लास्ट पॉइंट, देखिए द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। किसने लिखी है? द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली लिखी है बर्लिन ने, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। समझिए इस बात को। द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली रिटन बाय बर्लिन। उसके बाद वो दूसरी बात बोलता है एथिक्स इज ओनली फॉर पब्लिक नॉट फॉर द किंग। मैकियावेली बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है, जो एथिक्स है, जो नैतिकता है, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए, जनता के लिए, राजा के लिए नहीं है, क्योंकि वो राजा को पहले ही लॉयन जैसा बहादुर और लोमड़ी जैसा चालाक बता चुका है। लास्ट बात वो बोलता है मैकियावेली वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट, वो पहले राष्ट्रवादी हैं। ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नेशनलिस्ट पॉलिटिकल थिंकर इन द वेस्टर्न साइड, द फर्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हु वाज द नेशनलिस्ट, हु वाज मैकियावेली। ये पहले नेशनलिस्ट हैं जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में आते हैं, तो इसलिए इनको ही इज आल्सो नोन एज अ फाउंडर ऑफ नेशनलिज्म, इसलिए इनको राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों यहाँ तक की बात? तो ओवरऑल हमने आज अपना मैकियावेली वाइंड अप किया है, मैकियावेली का अपना टॉपिक आज हमने खत्म किया है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार आप पूरा टॉपिक गो थ्रू करना, पिछली क्लास भी करना, इस क्लास को भी गो थ्रू करना। इसमें से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेडली आते हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चन तो यहीं पर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको पढ़कर मजा आया होगा। और कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को शेयर भी करें, जिससे और भी बच्चे जो इसको पढ़ना चाहते हैं, जो कवर करना चाहते हैं, उन तक हमारे टॉपिक्स पहुंच सकें। और बहुत जल्दी आपके सामने फिर से हम लोग हाजिर होंगे अगले टॉपिक के साथ। हम बात करेंगे, अगले टॉपिक में हमारी बात होगी हॉब्स के बारे में और लॉक के बारे में। अभी तक के जो हमारे टॉपिक थे वो बहुत ज़्यादा बड़े होने के कारण हम उनको 2 क्लास में कवर कर रहे थे।
आगे के टॉपिक बड़े हैं परंतु इतने बड़े नहीं है कि 2 क्लास में जाएं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि उनको हम लोग एक ही क्लास में कवर अप करें। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक अगली क्लास बहुत जल्दी। जय हिंद।